जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी के लिए उपसर्ग एवं प्रत्यय की क्लास। इसके पहले हमारी संधि की क्लास कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है कि उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना। यानी कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें या उसमें कोई विशेषता ला दें, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके शब्द में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग एवं प्रत्यय ये अपने आप में एक स्वतंत्र होते हैं। ये शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं, ठीक है। और ये जब तक स्वतंत्र रहेंगे तब तक इनका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। लेकिन जैसे किसी मूल शब्द के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, ये कोई न कोई अर्थ देते हैं। बस एक चीज आपको याद रखना है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम इस चीज को परिभाषा के माध्यम से या रट के इसको तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन हम इसको फिजिकली अपने जीवन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल क्या देखे हैं जिसमें कुछ उपसर्ग प्रत्यय जैसी चीजें आपको दिखाई दी, या ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगे हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी उदाहरण के माध्यम से आपको ये पहले दिखाएंगे। आप उसको प्रैक्टिकली फील कीजिए कि हाँ, उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो हम कुछ उदाहरण लेके आए हैं, पहले उसको दिखा देते हैं, इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, पेन ले लेते हैं। ये रे पेन, ठीक है। चलिए, ये कुछ उदाहरण हैं जैसे उपसर्ग और प्रत्यय के। हो सकता है इस उदाहरण को देखने के बाद, या आप पहली बार ऐसा कोई उदाहरण देखने को मिल रहा है जो हिंदी में, वो भी फिगर के माध्यम से, कि कैसे उपसर्ग है और कैसे ये प्रत्यय है। जरा देखिएगा, ये उपसर्ग के उदाहरण लिखे हैं और ये प्रत्यय के हैं। अब देखिए, हमने क्या बोला, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और वे स्वतंत्र होते हैं, उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। अब कहेंगे ये ट्रेन का इंजन है, कैसे आप इसको समझाना चाह रहे हैं कि ये उपसर्ग है और इधर ट्राली दी हुई है, कैसे आप इसको ये समझाना चाहेंगे कि ये प्रत्यय है। तो लोग क्या कहते हैं, यानी सभी टीचर क्या बताते हैं कि जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है और उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कब होता है, जब वो मूल शब्द के साथ जुड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन का इंजन है, इसको समझिए उपसर्ग। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, ये इंजन कहाँ का है, कहाँ जाएगा, ये किसी भी ट्रेन की यानी बोगी के आगे लग सकता है। तो यानी कह सकते हैं उसमें जो मूल शब्द, हमारे बोलने का मतलब जो ट्रेन की बोगी होती है, उसी पे लिखा होता है ट्रेन कहाँ जाने वाली है, कैफियत एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस या गोदान एक्सप्रेस। यानी जो ट्रेन की पहचान होती है उसके बोगियों से होती है। अब उस बोगी में जब इंजन जुड़ता है वही उसको आगे लेकर जाता है। और जैसे मान लीजिए कैफियत की बोगी है, अगर उसके आगे वो इंजन जोड़ दिए तो क्या बन गया वो इंजन, वो भी बन गया कैफियत एक्सप्रेस, ठीक है। तो जरा देखिएगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से, ये क्या है, ये मान लीजिए क्या है, ये इंजन है। अब ये इंजन किसका काम करेगा, ये उपसर्ग का काम करेगा। और जैसे इस बोगी के साथ जुड़ा, ये देखिए कोई पर्वतीय क्षेत्र में ट्रेन जा रही है और जैसे इस बोगी के साथ जुड़ा, अब इस इंजन का कोई न कोई मतलब निकला। वरना जब तक ये अकेला यहाँ स्वतंत्र था, ये उपसर्ग काम कर रहा था, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसकी वैल्यू कब बढ़ी, जब ये इंजन के साथ जुड़ा। अब कहेंगे इसका मतलब, तो मतलब ये अब जो भी ये ट्रेन होगी, चाहे हिमगिरी एक्सप्रेस कहिए, चाहे शिमला एक्सप्रेस कहिए या मरुधर एक्सप्रेस कहिए, अब इसको एक हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग आप समझ गए। अब इसी प्रकार ये ट्राली देखिए, अब ये ट्राली क्या है, स्वतंत्र है, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको जरूरत पड़ेगी एक मूल शब्द, मूल शब्द इसका क्या होगा, ट्रैक्टर होगा। अब जैसे ट्राली ट्रैक्टर के साथ कहाँ जुड़ रही है, पीछे। हमने क्या बोला कि जो पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय होता है और जो आगे जुड़ता है उपसर्ग। तो इंजन आगे लगता है और ये ट्राली पीछे लगती है। तो जैसे ट्राली के पीछे लगी तब ये ट्राली काम के लिए, मतलब काम के लायक हुई है, वरना ये अकेले बिना काम की ही थी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्रत्यय से बने शब्द। हम ट्रैक्टर का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये ट्रैक्टर क्या हो गया, इसके लिए मूल शब्द हो गया, क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, ठीक है। और ये ट्राली क्या हो गई, प्रत्यय हो गई,
ठीक है, यहाँ भी ये इंजन क्या था, ये कह सकते हैं उपसर्ग था। ठीक है, ये आगे लगा है और ये इसका बोगी पीछे क्या हो गई, ये कह सकते हैं मूल शब्द हो गई। ठीक है, चलिए अब आपको इसमें कुछ ऐसे भी शब्द मिलते हैं जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगा होता है। जैसे हमने कहा वैज्ञानिक, तो अब वैज्ञानिक में देखेंगे ध्यान से तो वी ज्ञान, और इसमें जैसे एक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है वैज्ञानिक, यानी ये है विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, यानी वी क्या है उपसर्ग, ज्ञान क्या है मूल शब्द, और इसमें क्या जुड़ गया प्रत्यय एक, तो क्या बन जाता है वैज्ञानिक। क्या बन गया वैज्ञानिक। कहेंगे इस जेसीबी के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हो, ध्यान दीजिए, ये बीच में इसका इंजन है। ठीक है, ये क्या है इसका मूल शब्द समझ लीजिए इसको। और इसके आगे देखिए जो दांत मिट्टी खनने वाला होता है, जो मिट्टी को ऐसे बकोड़ता है, तो ये समझ लीजिए आगे वाला क्या हो गया उपसर्ग। ठीक है, और ये पीछे वाला ये क्या हो गया, ये हो गया प्रत्यय। क्या बन गया प्रत्यय। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल जो आपकी लाइफ में थे जिनको आपने कभी समझ नहीं पाया कि क्या है, हम उस एग्जाम्पल को ढूंढ के लाएं और आपको बता दें। हमें लगता है और उम्मीद है कि आज के बाद कभी ये नहीं भूलेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, कैसे उपसर्ग लगता है, कैसे प्रत्यय लगता है और कैसे दोनों लगते हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये रहा, ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्यय। अब इसकी हम थोड़ा परिभाषा बता देते हैं। ठीक है, जो आपके व्याकरण के अनुसार क्या दिया है, उपसर्ग एवं प्रत्यय। हम पहले क्या पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में, तो हमारी हेडिंग क्या है उपसर्ग है। ये रही उपसर्ग। ठीक है, क्या दिया इसके बारे में, उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप निकट, तथा क्या होता है अर्थ समीप या निकट, तथा सर्ग का क्या अर्थ होता है, सर्ग का अर्थ होता है रचना सर्जना या निर्माण करना, रचना सर्जना या निर्माण करना। ठीक है, इस प्रकार उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, पहले मतलब आगे, अभी ट्रेन वाला जो बताए थे, ट्रेन के आगे क्या लगता है इंजन, समझिए इंजन क्या है उपसर्ग, तो पहले आकर उसमें विशिष्ट अर्थ या परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं, दिया है प्रतिधन आशा बराबर प्रत्याशा। अब देखिए जब सीधे सीधे एग्जाम्पल कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें उपसर्ग डायरेक्ट दिखता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संधि के द्वारा बने होते हैं, तो डायरेक्ट उसमें एग्जाम्पल नहीं मिले, आप पहचान नहीं पाएंगे उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो ये संधि के माध्यम से, प्रत्याशा इसमें क्या है यड़ संधि है। ठीक है, प्रतिधन इसमें उपसर्ग क्या है प्रति। अब देखिए अधिकार में डायरेक्ट आपको अधि मिला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है, कोई संधि का रूल नहीं लगा है। सम प्लस मान, सम्मान, इसमें भी डायरेक्ट है, आपको पहचानना है केवल संधि वाला। ठीक है, दिक्कत संधि वाले में होगी, इसीलिए हमने पिछली क्लास में संधि पढ़ा दिया है। अगर आप संधि न पढ़े हो तो हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हिंदी के उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, यानी उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, यहां थोड़ा के होना चाहिए था, ये रहा। ठीक है, उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब इनकी संख्या देखिए, कभी कभी पूछ देता है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो याद रखिएगा संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है 22 है, इसको याद रखिएगा। अब वो 22 उपसर्ग कौन होते हैं आपको उसको भी याद रखना है, जैसे अति, प्रति, अधि, अभि, अप, अव, उत, दूर, दुस, निस, निर, परा, परि, प्र, सु, नी, आ, वि, सम। ये 22 उपसर्ग किसके होते हैं संस्कृत के होते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी फारसी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या निश्चित नहीं, कभी कहीं 10 बताया जाता है, कहीं 13 बताया। ये नहीं पूछेगा कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, या 22 पूछ दिया तो वो ऑप्शन आपको दे देगा, या तो 10 देगा या तो 13 देगा ऑप्शन में, बाकी कोई दूर दूर के नंबर रहेंगे।
उर्दू फारसी की उपसर्ग इनकी संख्या कहीं 18 होती है, कहीं 19 होती है। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, 18 या 19। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अंग्रेजी के उपसर्ग इनकी संख्या निश्चित ही नहीं है। कुछ टीचर या कुछ कहीं की किताबों में मिल जाता है कि 8 होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हिंदी के उपसर्गों की संख्या, इंग्लिश के उपसर्गों की संख्या फिक्स नहीं है, इसीलिए दे दिया हमने क्या, निश्चित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, क्या है, उपसर्ग, अर्थ और उससे निर्मित शब्द। ठीक है, चलिए देखिए क्या है हमारा उपसर्ग पहला, अति। इसका अर्थ होता है अधिक या ऊपर। ठीक है, अधिक या ऊपर इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अब इससे शब्द क्या बनेगा, जैसे अब बनाते हैं हम एक शब्द। क्या इसका एग्जाम्पल है, अतिक्रमण, अतिक्रमण। ठीक है, अत्याचार, अत्याचार। देखिए खास तौर से आप संधि वाले पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें अति छुपा है, यहाँ अति आपको डायरेक्ट दिख रहा है। आगे क्या है, प्रति। इसका अर्थ क्या होता है, प्रति का अर्थ उल्टा होता है, सामने होता है या एक होता है। अब इससे शब्द क्या बनेगा, जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल दिया था प्रत्याशा, तो क्या होगा, प्रत्याशा, यानी इसमें क्या छिपा है, प्रतिधन आशा। ठीक है, और क्या होगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल, तो जिसमें डायरेक्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, अधि। अधि का अर्थ क्या होता है, ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा। इसका अर्थ क्या होता है, ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा। अब जरा इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अधि का। जैसे अधिकार, क्या होगा, अधिकार है तो इसमें तो डायरेक्ट है, पहचान जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष या अध्यादेश, अध्यादेश। ठीक है, ये होगा। अब इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि अधि उपसर्ग है कि नहीं है, ये आपको जब संधि पता रहेगी तभी आप बता पाएंगे, वरना सीधे पहली वाल पे क्लीन बोल्ड होने का चांस रहेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, अभी। इसका अर्थ क्या होता है, पास, सामने या चारों ओर। ठीक है, अब चलिए इनसे एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं क्या होगा। जैसे आपको एक व्यंजन संधि में एग्जाम्पल मिलता है, अभिषेक, अभिषेक, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अभी है। लेकिन जब इसके संधि विच्छेद करेंगे तो अभी प्लस सेक आएगा, और ये स कौन सा रहेगा, दंत स, मूर्धन्य ऋण नहीं रहेगा। नियम ये दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तन। ठीक है, और क्या होगा, अभयारण्य, अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य। ठीक है, अभी प्लस अरण्य। ठीक है, सॉरी, अभयारण्य होता है, या इस एग्जाम्पल में अभी। सॉरी, ये एग्जाम्पल कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि अभयारण्य की शुद्ध वर्तनी ये नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो कुछ ये बनता है, अभय प्लस अरण्य होता है। ठीक है, अभय का मतलब होता है भय रहित, यानी बिना भय के, बिना डर के। अरण्य मतलब होता है जंगल, यानी जंगल का वह स्थान जहाँ जानवर बिना भय, बिना मतलब को बिना मानव की से दूर, ठीक है, एकदम बिल्कुल निडर होकर रहे, वो स्थान क्या कहलाता है, अभयारण्य, जिसे आप राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, जो गवर्नमेंट उनके लिए बनवाती है, जानवरों को सुरक्षा देने के लिए, जंगली जानवरों को, क्योंकि ये भी क्या है, प्रकृति की धरोहर ही है। ठीक है, चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। और अभ्युदय, अभि प्लस उदय, अभ्युदय, अभि प्लस उदय बनेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, अनुपसर्ग। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, तो जो डायरेक्ट होगा वो तो आप पहचान जाएंगे। जैसे अनुकूल, इसको तो आप पहचान जाएंगे, अनुकूल। या अन्वय, अनु प्लस अय होता है, अन्वय। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यड़ संधि है। ठीक है, अनुदान,
अनुदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं। ये 5 उपसर्ग हो गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा हट जाते हैं। ये रहा उपसर्ग। और अगला क्या है, छठवां वाला क्या दिया है, अप उपसर्ग। अप का मतलब होता है बुराई, हीनता या विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा। तो जैसे क्या बनेगा अप से, अपमान, अपमान, अपव्यय। ठीक है, अपमान, अपव्यय। ठीक, चलिए अव का क्या होता है, हीन, नीचे या बुरा होता है इसका अर्थ। तो क्या बनेगा इसका अव का, अवतार, अवमूल्यन, अवमूल्यन। ठीक है, अवशेष ये भी कह सकते हैं, अवशेष। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण क्या है, अगला उपसर्ग उत है। उत का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ या ऊंचा। तो क्या बनेगा सब जैसे, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। और क्या बनेगा, उत्पात, उत्तम, उत्तम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग क्या है, उप है, जिसका अर्थ क्या होता है, सदृश होता है, निकट होता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए इसका क्या मिलेगा, इसका उदाहरण, उपकार, उपवास, उपवन। ठीक है, ये रहे उप उपसर्ग के उदाहरण। इसके बाद क्या है, दुर उपसर्ग, जिसका अर्थ क्या होता है, बुरा, कठिन या नीच। ठीक है, तो क्या बनेगा जैसे, दुर्बल, दुर्बल, दुराचार, दुराचार। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके 10 उपसर्ग। आगे चलते हैं। ये रहा 11वां उपसर्ग, क्या दिया है, दुस। इसका भी अर्थ क्या होता है, बुरा, कठिन या नीच होता है। तो क्या बनेगा इसके उदाहरण देखते हैं। दुस से जैसे, दुष्चरित्र। देखिए यही कंफ्यूज करने वाले आपके उदाहरण हैं। ऑप्शन में दुस ऐसे भी दिया रहेगा। ठीक है, दुस आपको ऐसे भी दिया रहेगा। जब इससे अलग होता है तो ये अपना इसमें बदल जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। दुस्साहस, यहां तो आपको दिख रहा है लेकिन और दे दिया, दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव। देखिए संधि के नियम सब हैं, दुष्चरित्र, दुष्प्रभाव सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ये दोनों दु प्लस चरित्र, दु प्लस प्रभाव, विसर्ग संधि का इसमें नियम है। तो याद रखिएगा, जब इसको तोड़कर बाहर निकालेंगे उपसर्ग पूछेगा तो ये दंत स साथ में लगेगा और यहाँ भी दंत स लगेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, निस। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्या बनेगा, निस्संदेह, निसंकोच, निसंकोच। ठीक है, चलिए आगे क्या है, निर उपसर्ग। निर का अर्थ क्या होता है, बिना, बाहर, निषेध। निषेध का मतलब मनाही, या नहीं बोलते हैं कि धूम्रपान निषेध है, यानी धूम्रपान करना मना है। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका उदाहरण, निर का, जैसे निर्मल यानी बिना मल का। ठीक है, निर्मल हो गया। निर्वात हो गया, वात मतलब हवा, यानी बिना हवा का। ठीक है, और क्या बनेगा, निर्मल हो गया, निर्वात हो गया, निर्दय हो गया, निर्दय। निरंजन भी कह सकते हैं, निरंजन, निह प्लस अंजन।
ठीक है। देखिए नीरज में भी क्या होता है, निर उपसर्ग होता है। ठीक है, निह प्लस रज, जब उपसर्ग पूछेगा तो नि को आप निर में बदल देते हैं। तो याद रखिएगा, यदि नीरज में आपसे पूछा कि कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा इसमें उपसर्ग यानी निर बनता है। ठीक है, इसमें जब निकालेंगे उस तरह से निह प्लस ज होता है, निह प्लस रज, लेकिन जब उपसर्ग की बात होगी तो निह निर में बदल जाता है। तो नीरज में भी कौन सा उपसर्ग है, नीर है। ठीक है, और जब बात प्रत्यय की आएगी तो नीरज में ज प्रत्यय है, तो मूल शब्द क्या बन जाएगा, नीर बन जाएगा। मूल शब्द नीर और ज क्या हो गया, प्रत्यय। मतलब नीर मतलब जल और ज मतलब जन्म लेने वाला, तो जल से जन्म लेने वाला कमल। लेकिन जब उपसर्ग निकालेंगे तो निर प्लस रज होगा। निर मतलब बिना, रज मतलब कड़ या धूल, यानी बिना कड़ या धूल वाला बनेगा, ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको गुमराह करने के लिए ऐसे उदाहरण दे देता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है, परा। ठीक है, इसका क्या होता है, उल्टा या विपरीत। तो क्या बनेगा परा का, पराकाष्ठा, पराजय, पराजय। ठीक है, जय मतलब जिसकी जीत हो, परा मतलब उल्टा है, जिसकी जीत ना वो क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है, यानी हार हो जाती है। तो पराजय मतलब हार होता है। आगे क्या है 15वां, परिउपसर्ग। इसका मतलब होता है आसपास या चारों ओर। तो क्या बनेगा, जैसे सिंपल सा पहले बनेगा परिवार, लेकिन फंसाने के लिए आपको क्या देगा, पर्यावरण, पर्यावरण है तो संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस आवरण। ठीक है, परि प्लस आवरण हो गया पर्यावरण। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं, अब 15 उपसर्ग हो गए। चलिए 16वें उपसर्ग की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए ये रहा, क्या है, प्र। इसका मतलब होता है अधिक या आगे। तो क्या बनेगा इसका उदाहरण जरा देखिएगा, प्रभाव, जिसका भाव अधिक हो तो एक बोलते हैं कि इसका प्रभाव क्या है, अधिक है। ठीक है, जिसका भाव अधिक उसी को क्या बोलते हैं, प्रभाव। और क्या होगा, प्रभाव के बाद और उदाहरण क्या मिल सकता है, प्रभाव हो गया, प्रजनन कह सकते हैं, प्रजनन। जनन मतलब पैदावार या जन्म लेना है। तो जब किसी चीज की पैदावार या जनसंख्या या जन्म का अधिक होता है उसी को बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, चलिए आए क्या है, सुपसर्ग। सु का मतलब होता है अच्छा या अधिक। तो क्या बनेगा, सुविचार। इसमें देखिए डबल उपसर्ग है, सु भी है और इसमें वी भी माना जाता है, लेकिन वैसे मूल रूप से सु ही माना जाएगा। ठीक है, विचार मतलब अपने आप में क्या है, शब्द ही है मूल। ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम यानी स्वागतम। ठीक है, सु प्लस आगतम यानी स्वागतम, स्वागत से लिख देते हैं सु प्लस आगत। तो याद रखिएगा इसमें भी डबल उपसर्ग है, सु प्लस आगत, तो आगत में भी आ उपसर्ग है। ठीक है, चलिए मूल शब्द इसमें गत है। नी का क्या है, अधिकता, नीचे या अधिक, इसका अर्थ है। क्या बनेगा उदाहरण इसका, जैसे नी से नियोजन, नियोजन। ठीक है, नी फिर क्या बना, नियोजन। निर्वहन, सॉरी निर्वहन नहीं होगा क्योंकि उसमें निर उपसर्ग आता है। ठीक है, क्या बनेगा, निवास, निवास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग। इसका मतलब होता है तक या समेत। तो क्या बनेगा इसका, आजीवन मतलब जीवन भर। ठीक है, आजीवन। अभी हमने बोला आगत में, आगत, तो आगत में नहीं, मूल शब्द क्या है, गत, उपसर्ग क्या होगा, आ होगा। ठीक है, चलिए भिन्न का और विशेष का, तो ध्यान दीजिएगा इसका अर्थ भी विशेष होता है और खुद अपने अर्थ में भी उपसर्ग लगा हुआ है। तो उदाहरण में भी कह सकते हैं विभिन्न, विहार और विशेष। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला है सम उपसर्ग। क्या होगा इसमें, उत्तम इसका अर्थ होता है और साथ होता है। तो जरा देखिए, सम्मान, सम प्लस मान व्यंजन संधि है, सम्मति यानी मति मतलब बुद्धि, सम मतलब समान,
या उत्तम या अच्छी, जिसकी बुद्धि उत्तम हो, अच्छी हो, समान, उसे बोलते हैं सम्मति। लास्ट क्या है हमारा? अपि उपसर्ग। अपि का मतलब होता है निकट या भी। तो क्या बनेगा? जैसे अपि का क्या बनेगा? इसका उदाहरण क्या था भाई? अपिधान, अपिधान, ठीक है, अपिधान, अपि क्या था? अपि हंते था क्या था? ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ये एक अपिधान हो गया और एक क्या होगा? अपि। चलिए, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल एक मिस्टेक हो रहा है, इसको हम जब अगली क्लास लेकर आएंगे तो उसमें बता देंगे। एक शब्द था कोई थोड़ा सा दिमाग से उतर गया है, ठीक है। चलिए, बल्कि एक उदाहरण आप याद रखिएगा, अपिधान। तो हमारे ये उपसर्ग हमारे जो थे 22 हो गए और आप इसके में उदाहरण भी हो गया। और अगली क्लास हमारी होगी जो प्रत्यय के साथ रहेगी और आपको कुछ उसमें ऐसे शब्द उपसर्ग के मिलेंगे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए शब्द आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद।